हेलो वेलकम टू फिजिक्स एंड गेम। यहाँ पर हम नीट के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये है वीडियो नंबर 2 पूरी की पूरी सीरीज का, जिसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के जितने भी सवाल पिछले 33 ईयर्स में पूछे गए हैं नीट में, सबको इसी सिंगल वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज फिजिक्स का वीडियो है तो फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ। वैसे ये वीडियो है किसके लिए, तो जिन लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक एक्चुअली पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो आप देखो इस वीडियो को। इसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके के सवाल नीट में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले पता होना चाहिए एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अगली बार फिर से रिपीट हो जाए। तो आप सिर्फ इस PYQ सीरीज के सारे वीडियोस को भी देख लोगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। साथ में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें आपको सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी मैं उसमें लिख दूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या और तो कुछ नहीं यार, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, मैं फिजिक्स लाइव भी पढ़ाता हूँ, तो मेरी क्लासेस को पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। देखो, इस एड्रेस पे जाना है, आपको सारी की सारी मेरी फिजिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी। एक एक घंटे की क्लासेस होती है, उसको आप देख सकते हो। और ये फिजिक्स एंड गेम आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मेरी क्लासेस होती कहाँ है लाइव, वो होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। IIT JEE हो, नीट हो, CBSE फाउंडेशन या और भी कोई भी गोल आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अनअकैडमी पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस होती है, डेली लाइव क्लासेस होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज, हर हफ्ते बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लाइव इंटरेक्शन तो नहीं हो पाएगा, और आपको पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड मिलता है, पता चल जाता है कि आप किस टॉपिक में वीक हो, आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट और क्विज होते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम टेम्परामेंट आपका डेवलप होगा और अच्छा आप करने वाले हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको एक इन्वाइट कोड लगाना पड़ेगा। मेरा कोड लगा सकते हो विक्रांत, उससे आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। फिर अगर आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर सकते हो, उसको आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और आई थिंक अब हमें क्लास को शुरू करना चाहिए। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by the relation. तो हमें average velocity निकालनी है। इस क्वेश्चन को समझते देखो, इसमें हुआ क्या होगा। एक इंसान यहाँ से चला, मान लो x डिस्टेंस चलता है वो v1 वेलोसिटी से, फिर उतना ही x डिस्टेंस वो फिर से चलता है, लेकिन इस बार वेलोसिटी उसकी v2 हो गई है। तो हमको लगेगा ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2/2। तो ये तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो अगर मैं एकदम गलत क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होता तो ये ऑप्शन ही नहीं है यार, यहाँ पे कहाँ पर है। ओके, तो पर ऐसा होता नहीं है। देखो, हमें क्या करना होता है, हमें पता करना है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमारे पास रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास अलग अलग वेलोसिटी थी, तो यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम लगा होगा। तो उसकी वैल्यू मैं पता कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर मुझे टाइम t1 लगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डिवाइडेड बाय v1। यहाँ पर मुझे लगा होगा t2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डिवाइडेड बाय v2। अब मैं लिख सकता हूँ v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी वैल्यू हो जाती है 2x डिवाइडेड बाय नीचे टाइम आ जाएगा t1 प्लस t2, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, देखो x से x सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैलकुलेशंस करोगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। बहुत ही सिंपल है। कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं है, C हमारा ऑप्शन है। अच्छा, इसी को और सिंप्लीफाई करोगे आप तो देखो यहाँ पर लिख सकते हो v एवरेज
इसी को आप एलसीएम ले लोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलो रिपीट क्वेश्चंस को देखते हैं। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with speed v1 and rest half with v2. Its average speed during the complete journeys. Again same question है। देखो हमारे पास v एवरेज की वैल्यू आ जाती है। वैसे हम निकाल चुके हैं, इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अभी पिछले में हमने सॉल्व किया था। v एवरेज होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मान लो हमने x डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी से v1 और v2 से हमने x/2 और x/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। या मान लो हमने दोनों में x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है 2x। ओके, फिर हमारे पास नीचे आ जाएगा t1 प्लस t2। ओके, तो यहाँ पर इसको देखो 2x अपॉन t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x अपॉन v1 और t2 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन v2। यहाँ पर फिर से हमारा x से x कट जाएगा और यहाँ पर इस पर आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा हमारा v1 v2 और आ जाएगा 2 इंटू, अच्छा लिख के सॉल्व भी कर देता हूँ, v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय v1 v2 विच इज़ इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत ही सिंपल था। ओके, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर हमें स्मार्ट गैसिंग करनी है, मान लो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, मान लो हम एक केस ले लेते हैं जिसमें v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी 2 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में एक्चुअली कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो v1 v2 की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, तो यहाँ पे अगर 2 रखूँगा नीचे आएगा 2 और 2 4, तो ये कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, स्मार्ट गैसिंग के हिसाब से ये नहीं हो सकता। यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ मैं 2 और यहाँ पर 2 है ही सही, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2। ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? यहाँ पर रख दूँ मैं 2 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे आंसर 4 हो जाता है। ये भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, स्मार्ट गैसिंग से हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, ये वाले ऑप्शन अभी भी हो सकते हैं। अब इन दोनों में से हमें फिर से एक को एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करें? इस बार हम स्मार्ट गैसिंग के लिए हम v1 की वैल्यू रख देते हैं 0। अगर मैंने v1 की वैल्यू 0 कर दी, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो गया? इसका मतलब हमारा पार्टिकल कभी भी यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचेगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने 0 कर दी, वो जा ही नहीं पाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, है ना। उसको इनफाइनाइट टाइम लगने वाला है यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो यहाँ पर अगर मैं v1 की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो भी कुछ आंसर मिल जाता है मुझे फाइनाइट, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये बी। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, देख लो यार आपको जो भी लगता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कार मूव्स फ्रॉम x to y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu and returns to y with a uniform speed vd। returns to x होना चाहिए ना, x से तो y पे पहुंच चुकी थी। क्या है ये? the average speed for this round trip is। तो सेम क्वेश्चन है, इस बार उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। इस बार हमारी कार x से चली यहाँ तक गई, ये था हमारा पॉइंट y, और इसकी स्पीड थी इस वक्त vu। फिर यहाँ से ये वापस आती है, इस वक्त इसकी स्पीड हो जाती है vd। ये d क्यों है यार, ये ऐसे अजीब अजीब से नाम क्यों लिए? ओके, तो मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ s। तो हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या था? v एवरेज, नहीं इसको स्पीड बोलना पड़ेगा, स्पीड। v एवरेज तो 0 हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, स्पीड का बार लगा देता है तो एवरेज हो गई, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस s है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 2s डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हो जाएगा t1 प्लस t2। यहाँ से यहाँ तक जाने में t1, यहाँ से यहाँ तक आने में t2। t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2s अपॉन s डिवाइडेड बाई vu प्लस s डिवाइडेड बाई vd। देखो s से s कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई vd प्लस vu डिवाइडेड बाई vu vd अरे vd विच इज़ इक्वल टू 2vu vd अपॉन vu प्लस vd। हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? डी हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने पिछले केस में किया था।
और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, देखो और सवाल इस तरीके पूछे होंगे। अब बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, पहला 1/3 इस स्पीड से ट्रैवल किया है, दूसरा 1/3 इस स्पीड से ट्रैवल किया है, तीसरा 1/3 इस स्पीड से ट्रैवल किया है, एवरेज स्पीड कितनी होगी? इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है। देखो इस बार फिर से हम वैसा एक डायग्राम बना लेंगे। मान लो हमारे पास इस तरीके से टोटल डिस्टेंस है। आप बोल सकते हो कि पूरा डिस्टेंस x था, हमारे पास x/3 है, x/3 है और x/3 है, या फिर मैं इन तीनों को सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो टोटल डिस्टेंस 3x हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3x डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, हो जाएगा t1 + t2 + t3। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्पीड थी, स्पीड की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 10, यहाँ पर थी 20, यहाँ पर थी 60। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 10 प्लस x डिवाइडेड बाय 20 प्लस x डिवाइडेड बाई 60। हम यूनिट्स का कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू थी ना किलोमीटर पर आवर में थी, आंसर भी किलोमीटर पर आवर में, तो अपने आप सेम वैल्यू निकल के आ जाएगी। यूनिट कन्वर्जन में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो फिर से x से x सारे x कट गए और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, ऊपर बचता है 3, नीचे एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास 60, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 6 + 3 + 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 3 × 60, नीचे आ जाएगा हमारे पास 10, ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, जो है हमारा आंसर नंबर सी। और देखते हैं क्या ऐसे सवाल पूछे गए हैं। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, टोटल 200 चलिए, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड हाफ एट द स्पीड v। अगर एवरेज स्पीड इस पर 48 किलोमीटर पर आवर है तो v की वैल्यू कितनी है? तो इस बार उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास v एवरेज जो निकालते हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है। मान लो 200 मीटर टोटल डिस्टेंस था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है, तो 200 मीटर को उसने आधे डिस्टेंस में ट्रैवल किया, तो 100 डिवाइडेड बाय पहले कितने से चली थी 40 से, फिर दूसरा कितने से चली थी v से, और इस एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखो ये 100 100 100 ऐसे कट जाएगा हमारे पास। इसका फिर हम क्या कर देंगे, कुछ एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। तो 2/v + 40 डिवाइडेड बाय 40v इज इक्वल टू 48। 48 को भी यहाँ से काट तो ये कितना हो जाएगा 24। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40v इज इक्वल टू 24v + 24 × 40। इसको आप सॉल्व करोगे इस तरफ आ जाएगा 16v इज इक्वल टू कितना आ रहा है 24 × 40। ये हमारा कट जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है 3 × 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 60 क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। A car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and other half at 60 km per hour. The average speed. अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब हमें फॉर्मूला आई थिंक रटा हो जाना चाहिए। V average is equal to 2v1 v2 upon v1 + v2। ओके, 2 × 60 × 40 अपॉन 60 + 40 कितना होता है 100। तो इसकी वैल्यू आ जाती है, चाहिए 0 से 0 से 0, 6 × 2 × 4 यानी कि 6 × 8 विच इज़ इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर आ गया बी। बहुत ही सिंपल था। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें प्रीति है हमारे पास, वो मेट्रो स्टेशन में जा रही है, एस्केलेटर बंद था तो वो एस्केलेटर चढ़ के गई। ठीक है, तो इसका पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये एस्केलेटर से उसको ऊपर जाना है। तो प्रीति जब ऊपर चल के जाती है, जब एस्केलेटर रुका हुआ है तो प्रीति की कुछ स्पीड होगी, है ना, प्रीति की इस तरफ स्पीड होगी, उसको मैं बोलता हूँ vp, और उसको टाइम लगता है t1। तो इस डिस्टेंस को भी मैं बोल देता हूँ x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास t1 की वैल्यू हो जाती है x डिवाइडेड बाय vp। फिर किसी और दिन वो जाती है, इस बार हमारा एस्केलेटर चल रहा है और वो खुद स्टेशनरी हो जाती है। ठीक है, तो एस्केलेटर की कुछ स्पीड होगी, उस बार उसको टाइम लगता है t2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना है, इस बार वेलोसिटी किसकी आएगी, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। ओके, फिर वो जाती है, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप
ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब जब वो मूविंग एस्केलेटर पे चल रही है तो एस्केलेटर भी जा रहा है वी एस्केलेटर से, उसके ऊपर वो वी पी से जा रही है, तो उसकी जो टोटल स्पीड हो जाएगी है ना, तो वी टोटल या वी नेट या वी इफेक्टिव कुछ भी बोल दो यार, वी नेट बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी वी पी प्लस वी ई। इस बार उसको टाइम कितना लगेगा, देखो डिस्टेंस तो उसको x ही चलना है, जो भी हमारा ये डिस्टेंस था, तो इस बार जो उसको टाइम लगने वाला है t, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वी पी प्लस वी ई। अब वी पी प्लस वी ई की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, है ना, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई वी पी की वैल्यू कितनी है, x अपॉन टी वन प्लस x अपॉन टी टू। यहाँ पर x कट जाएगा, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 था, यहाँ पर t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 t2 विच इज़ इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। हमारा आंसर आता है, कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्या हम इसको स्मार्ट गैसिंग के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, सिर्फ स्मार्ट गैसिंग से एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो बहुत ही आसान है, अगर मैं मान लूँ सबसे पहले तो कि वी पी इज इक्वल टू वी ई हो जाए, प्रीति और एस्केलेटर की स्पीड मान लो बराबर है, उस केस में क्या होगा, T1 की वैल्यू T2 के बराबर हो जाएगी, है ना, वो खुद चल के जाए एस्केलेटर पे जाए, दोनों में बराबर टाइम लग जाए। और हमारा जो आंसर आएगा जब दोनों चल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू T1 बाई टू। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, है ना, इन दोनों में ये जीरो हो जा रहा है, तो ये स्मार्ट गेसिंग के जरिए हम बता सकते हैं कि ये नहीं होने वाले। अब फिर हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस हो सकते थे, दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है, देखो है ना, T1 और T2 को बराबर रख दोगे तो आंसर सेम आ रहा है। अब इन दोनों में से हमको एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, मान लो हमने बोल दिया कि Vp की वैल्यू 0 है, प्रीति चलती ही नहीं है ना, उसकी स्पीड 0 है, तो अगर प्रीति चलती नहीं है इसका मतलब प्रीति को यहाँ से यहाँ पहुँचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। T1 की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर प्रीति एस्केलेटर पे चल जाती है, खड़ी हो जाती है, तो वो ऊपर पहुँचेगी कुछ फाइनाइट टाइम में पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट टाइम में नहीं पहुँचेगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे इस वाले में अगर T1 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इससे आंसर हमारा इनफाइनाइट ही आ जाता है। तो स्मार्ट गेसिंग के ज़रिए हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसको आई थिंक इस तरीके से चुपचाप सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा आसान है। और क्वेश्चंस देखते हैं। If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of, ओके, तो ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन आ गया। पहली बात सारे आंसर है मीटर 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 मीटर, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 144 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 36, अभी हो गई हमारी मीटर पर सेकंड में, ये कितना हो जाता है 4, तो ये आ जाता है हमारा 40 मीटर पर सेकंड। इफ़ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। u की वैल्यू इनिशियली 0 थी क्योंकि वो रेस्ट पे थी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, टी की वैल्यू कितनी है 20 सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर और ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल था। अब हम पढ़ेंगे थग लाइफ मोड में। ओके, तो हमारे पास आ गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसमें हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा कमर कस लो, थोड़े क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग सकते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसका कुछ ग्राफ होगा, वैसे ग्राफ तो छोड़ो यार, ये हमारे पास वी टी ग्राफ अगर ऐसा है कुछ तो होगा इसका, ऐसा मान लो ग्राफ है, तो हमें पता है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक के बीच में हमें पता करना है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो ये वाला एरिया हो जाता है ना।
तो हमें एक्चुअली पता है कि अगर हम इंटीग्रेट कर दें v dt को, ठीक है, और लिमिट क्या लगा दें 1 से लेकर 2 तक, तो वो आ जाता है हमारा डेल्टा x, यानी चेंज इन पोजीशन, जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली डिस्टेंस नहीं आने वाला है, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वो तो किस्मत ऐसी है कि हमारा ग्राफ ऐसा था, अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे ऊंचा नीचा होता तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल नहीं मिलता, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है इससे। तो क्वेश्चन ने गलत किया ये, हाँ ठीक है, पर IIT JEE एडवांस का नहीं है क्वेश्चन, नहीं तो वहाँ पर वो इसी चीज़ पे खेल जाता है कि अच्छा डिस्टेंस पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट पूछा था। किस्मत अच्छी है आप लोगों की। ऑल राइट, डेल्टा x इज इक्वल टू, वो तो हम पता कर लेंगे, इंटीग्रेट करो भाई, v को v की जगह मैं रख दूंगा, यहाँ पर रखता हूँ 1 से लेकर 2 तक a इंटू टी डी टी, ओके, प्लस 1 से लेकर 2 तक b इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये a और b को तो बाहर निकाल दो, और t dt का इंटीग्रल क्या हो जाता है, t dt का इंटीग्रल हो जाता है टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम लिखते हैं, a को बाहर निकाल देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक, प्लस b यहाँ बाहर आ जाएगा, हमारे पास टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाता है टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3 को डिफ्रेंशिएट कर लो, देखो टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 1 से लेकर 2 तक इसको भी इंटीग्रेट कर देना। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है a इंटू ए डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस b डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3/2a प्लस 7/3b, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to vx is equal to b की पावर x minus 2 की पावर n। ओहो, क्या हो गया ये? तो पहले तो इसको लिख दो, देखो सबसे सिंपल चीज़ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू b की पावर b इंटू x की पावर माइनस 2n, वेयर मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे चश्मे में आपको पता चल जाएगा मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हुए हैं कहीं। इस चश्मे को मैं हटा देता हूँ, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके कहीं पोस्ट मत करना। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वेयर b एंड n आर कांस्टेंट एंड x इज अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, देखो कैलकुलस से हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। अब वेलोसिटी हमें टाइम का फंक्शन थोड़ी दी हुई है, वेलोसिटी x का फंक्शन दी हुई है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है v dv बाय dx। कहाँ से आया ये पता करना चाहोगे तो देखो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, इसको आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, और नीचे वाली जो वेलोसिटी है उसको लिख दो आप dx बाय dt। तो ये dt से dt कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या जाती है v dv बाय dx। अच्छा, इस तरीके से फॉर्मूला आता है, पर ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें तो सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जाती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ सीधे के सीधे, b इंटू एक्स की पावर माइनस 2n, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स। अब इस dv बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास b इंटू माइनस 2n इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस 2n, जो भी पावर थी उससे एक कम हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, कौन सी है, b है और ये है, इनको सबको बाहर ले आओ, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2n b स्क्वायर, और x की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पर माइनस 2n था, यहाँ पे माइनस 2n माइनस 1 था, दोनों ऐड होकर के माइनस 4n माइनस 1 हो जाएगा। कौन सा है हमारा ऑप्शन, ये मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज़ हो गया पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे एक कुत्ता नहीं है तो ये भौंकेगा नहीं, ये कुछ अजीब सी आवाज़ करनी, इसको गुस्सा क्यों आ रहा है यार, इसका भी नीट का एग्जाम है क्या। द डिस्प्लेसमेंट x in meter of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time t by t is equal to root x plus 3। ओके, लिखिए भाई, t is equal to root x plus 3।
ध्यान दो यहाँ पर ये फंक्शन थोड़ा उल्टा लग रहा है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, टाइम की अलग अलग वैल्यू डालते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो हमें x की अलग अलग वैल्यू मिलती है। यहाँ पर हमें कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पर इस तरफ x है, यहाँ पर t है, तो पहले हम इसको उल्टा घुमा के ले आते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर। हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब हमारे पास x टाइम का फंक्शन है, अलग अलग टाइम की वैल्यू डालो, x की अलग अलग वैल्यू हमें मिलती चली जाएंगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0 विल बी, तो पहले तो पता करो वेलोसिटी कब 0 है। वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा हमें। देखो v एट एनी टाइम t इज इक्वल टू dx बाय dt। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 2 इंटू टी माइनस 3 इंटू 1, है ना। तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है, जो भी आ जाती है। जिस वक्त वेलोसिटी 0 है ना, व्हेन v इज इक्वल टू 0, कब है भाई, जब हमारा 2 इंटू टी माइनस 3 की वैल्यू 0 है, यानी कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब t की वैल्यू जब 3 सेकेंड है, उस वक्त x की वैल्यू कितनी थी, तो यही वैल्यू को हमें इसमें रख देना है ना, यहाँ से इसको रख दोगे आप, तो t की वैल्यू 3 रखते, देखो अब यहाँ पे आंसर 0 आ जाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। A particle has initial velocity 2 I cap plus 3 j cap and acceleration of 3.3 I cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 second will be। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना लल्लू क्वेश्चन क्यों देते हैं। देखो भाई, वेलोसिटी होती है u प्लस ए टी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वेक्टर्स में। वेलोसिरैप्टर क्या होता है यार, कुछ होता होगा बायो वाले हो, बता दो क्या होता है ये। इसकी पूंछ देखो, ये इसकी पूंछ खींचते तो आवाज निकलती है, नीट नीट। पागल हो गया भाई मैं तो वेलोसिटी हमसे पूछी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, देखो u की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2 I कैप प्लस 3 j कैप, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.3 I कैप प्लस 0.2 j कैप, टाइम की वैल्यू कितनी है 10। इसी को सिंप्लीफाई करो तो 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 I कैप प्लस 2 j कैप, कंबाइन कर दो I कैप j कैप वाली टर्म, तो 5 I कैप प्लस 5 j कैप हो गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। हमसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड पूछी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आई कैप और जे कैप वाली टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर देते हैं, है ना, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाता है 5√2। आंसर हो जाता है हमारा बी। और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखोगे, देखो, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतनी एंड हैज एक्सेलरेशन इतना, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स, फिर 10 सेकेंड है, मतलब कैलकुलेशन इतनी आसान देते हैं। देखो लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी हमें पता करनी है, u की वैल्यू थी 3 I कैप प्लस 4 j कैप, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.4 I कैप प्लस 0.3 j कैप, टाइम की वैल्यू है t, यहाँ से इसको बोलोगे 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 I कैप प्लस 3 j कैप, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 7 I कैप प्लस 7 j कैप। और क्वेश्चन इतना सिंपल दिया है कि आई कैप और जे कैप की वैल्यू भी 7 आ रही है, तो इसका जैसे हम मैग्नीट्यूड लेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 7√2। या फिर आप वो कर लो यार, आपको नहीं समझ आ रहा है तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ऐसे करोगे तो ले दे करके आपको यही आंसर मिलने वाला, जो कि हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। पिछली बार शायद ऑप्शन नंबर बी भी था। ओके, आगे चलते हैं। The motion of a particle along the straight line is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter, t is in second, ठीक है, blah blah blah. The retardation of a particle when its velocity becomes 0 is, बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x as a function of time t is 8 plus 12t minus t cube। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी रैप्टर। तो v इज इक्वल टू 8 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन, इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0 माइनस 6t। ओके, द
द रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। तो वेलोसिटी की वैल्यू कब जीरो हो रही है यार, है ना, ये पता करो। v इज इक्वल टू जीरो एट, देखो यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू रख देता हूँ 2 सेकेंड, है ना, t की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दोगे तो ये 2 स्क्वायर बन जाता है कितना 4, 3 इंटू 4 कितना हो जाता है 12, तो 12 माइनस 12 हो जाता है 0। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगी a एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू -6 इंटू 2 यानी कि -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, तो हम बोलेंगे कि इसका रिटार्डेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। A body is moving with velocity 30 meters per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is, हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। पहले तो मैं इसमें एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा साउथ। इसको मैं बोल देता हूँ एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है। तो ये इनिशियली हमारी स्पीड कितनी थी, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, इस तरफ थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। v की वैल्यू कितनी हो गई है, हमारे पास हो गई है 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 j कैप मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, इज इक्वल टू फाइनल v माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ u डिवाइडेड बाई डेल्टा t, जितना भी टाइम लगा। तो v की वैल्यू है 40 j कैप माइनस 30 i कैप डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एवरेज, ठीक है, ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस का तो हमें पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 4 j कैप माइनस 3 आई कैप। बहुत ही सिंपल। अब हमसे क्या पूछा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे AVG, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हमें दिख भी रहा था 4 और 3 वाला जो होता है पाइथागोरस से, इसकी वैल्यू आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल था। A particle moves at distance x in time t according to the equation x is equal to t plus 5 minus 1. The acceleration of particle is proportional to, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब अजीब नहीं है, आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। और ऑप्शंस क्या है वो देख लो पहले। वेलोसिटी की पावर कुछ रैंडम है, डिस्टेंस की पावर है कुछ, वेलोसिटी की पावर है, डिस्टेंस की पावर है। तो हमें एक्सेलरेशन को वेलोसिटी या डिस्टेंस की टर्म्स में लेके आना है। तो पहले तो हम लिखते हैं, देखो x इज इक्वल टू t प्लस 5 की पावर माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, -1 इंटू टी प्लस 5 की पावर -2। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -+2 इंटू टी प्लस 5 की पावर -3। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाता है 2 इंटू टी प्लस 5 की पावर -3, यानी कि ये एक्स की क्यूब है ना, 2x क्यूब आ जा रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x क्यूब। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब। डिस्टेंस का क्यूब तो यहाँ पे ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। अब हमें एक्सेलरेशन का हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे। देखो यहाँ पे वेलोसिटी और x में भी एक रिलेशन है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू -x स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू -v का अंडर रूट। इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू -v की पावर 3/2, ये हमारा ऐसा आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए आंसर आ जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पर, है ना, ये ty/x सब जगह रिप्लेस करते जाना था हम। ऐसे क्वेश्चन आए तो हैं नीट में, तो आ भी सकते हैं और आगे, तो देख लो। A particle starts its motion from rest under the action of a constant force.
फोर्स कांस्टेंट है और उसका मास तो कांस्टेंट ही होगा, अभी रिलेटिविटी में तो आया नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड देन कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इन s2, देन क्या होगा? देखो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हमारा 0 हो जाता है और हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है a/2 टी स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। s1/s2 की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास हाफ a t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ a t2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ ए से हाफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा। t1 स्क्वायर कितना था? पहले था हमारे पास 10 स्क्वायर, नीचे आ जाता है हमारे पास 20 स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखोगे हम लिख सकते हैं s2 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 100 s1, या फिर मैं लिख सकता हूँ s2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स s1। ऑप्शन आ जाता है हमारा बी। बहुत ही सिंपल। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फिर से, इन द थर्ड सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड। देखो हमारे पास s की वैल्यू कितनी हो जाती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए सिरी चुप हो जाए यार, कैसे बात ही नहीं कर रहे हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। इसकी वैल्यू है 0। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली है ना रेस्ट पे था, ये देखो रेस्ट पे था। ओके, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4/3, तो s की वैल्यू हो जाती है 2/3 टी स्क्वायर। अब हमसे पूछा है थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि सेकंड से और थर्ड सेकंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हमें पता जो करना है, जिसकी वैल्यू मान लो मैं x बोल देता हूँ, तो उसकी वैल्यू हो जाती है s एट 3 सेकंड पे वो कहाँ पहुँचा होगा, माइनस s एट 2 सेकंड पे वो कहाँ था। ठीक है, देखो मान लो यहाँ से शुरू होता है, इस तरफ वो बढ़ता ही जा रहा था, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, 1 पे यहाँ था, 2 पे यहाँ था, 3 पे मान लो यहाँ कहीं है। तो हमसे पूछा है थर्ड सेकंड में ये वाला डिस्टेंस है, जो कि इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे निकाल रहे हैं। ओके, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2/3 कॉमन है, 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 9, माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 4, तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 10/3 मीटर। आंसर आ जाता है हमारा सी। A particle shows distance time curve as given in this figure। ठीक है, एक पार्टिकल जा रहा है किसी लाइन में, ठीक है, कि पार्टिकल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, नहीं, पार्टिकल सीधा जा रहा है, उसकी वैल्यू अलग अलग बदल रही है। तो द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? जिस वक्त उसकी पोजीशन में सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा हो, सबसे जल्दी चेंज आ रहा हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमारे पास पोजीशन में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। देखो पहले यहाँ पर थी वैल्यू, उतनी देर बाद भी हमारे पास यही है, तो वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आया। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, अगर मैं थोड़ा सा टाइम में चेंज करता हूँ तो पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है ना। देखो ये चेंज ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं जिस वक्त हमारी स्लोप ऐसे ज़्यादा होगी उस वक्त हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर स्लोप कहाँ ज़्यादा है? यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ। सबसे ज़्यादा स्लोप है हमारा इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सी। नहीं, ये नहीं, हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमारा आंसर एक्चुअली हो जाएगा बी। A particle moves in a straight line with a constant acceleration, ठीक है, it changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t second. The value of t is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ से ये ऐसे जा रहे थे हमारे भाई साहब, कहाँ जा रहे थे? ऐसे, ठीक है, पॉइंट ए से वो गया है पॉइंट बी तक। पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, उसकी वैल्यू है 135 मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा बच्चों? पंकज बताएंगे हमें। और हमारे पास है फॉर्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है 20² इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज 10² प्लस 2। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, उसकी कुछ फिक्स वैल्यू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। s की वैल्यू हमें पता 135।
यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 278। ऑल राइट, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है 300 डिवाइडेड बाय 270। यहाँ से कट जाएगा, कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इस एक्सेलरेशन से हमारी वेलोसिटी बदल गई। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली हमारी वेलोसिटी हो गई थी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी हमने अभी करी, वो 10/9 टाइम t। हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो अगर ये 20 है तो ये 10 और इसको 10 होना पड़ेगा, और इसको अगर 10 होना है तो ये t/9 की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, यानी कि t की वैल्यू आ जाती है 9 सेकेंड। हमारा ऑप्शन है डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। The position x of a particle with respect to time t along the x-axis given by x is equal to 9t square plus minus t cube, where x is in meter per second. What will be the position of this particle when it achieves its maximum speed along पॉजिटिव x डायरेक्शन? बहुत ही सिंपल है। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। पॉजिटिव x डायरेक्शन क्यों पूछा उसने, क्योंकि t की वैल्यू मैं इन्फाइनाइट कर दूंगा ना, तो ये नेगेटिव इसकी x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, तो पॉजिटिव में एक मैक्सिमम आएगा, फिर ये पीछे जाता चला जाएगा। इस तरीके से हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन लिख दीजिए x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगी वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 2 18t माइनस 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ जाता है 18 माइनस 6t। अच्छा, व्हेन इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होता है, हमें मैक्सिमम स्पीड के लिए मैक्सिमम पता करना है, तो dv/dt की वैल्यू हो जानी चाहिए 0। ये बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन ही होता है ना। तो जिस वक्त एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये कब 0 हो रहा है, a इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ना। यहाँ पे t की वैल्यू 3 रख दो, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें करना पड़ेगा ना, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स इट्स मैक्सिमम स्पीड। तब यहाँ पर पोजीशन के लिए इस इक्वेशन में हमें t की वैल्यू 3 रख देनी है। यहाँ से ये ऐसे आएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। 9 इंटू 9 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 81 माइनस 27 विच इज इक्वल टू 54 मीटर। हमारा आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A particle moving along x-axis has acceleration f. Acceleration का f क्यों लिख दिया, नहीं a लिख सकते थे। At time t given by f is equal to f naught 1 minus t plus t, where f naught and t are constant. ठीक है यार, the particle at t is equal to 0 has 0 velocity. Okay, 0 position नहीं है। In the time interval between t is equal to 0 and instant when f is equal to 0, the particle's velocity vx is पार्टिकल की वेलोसिटी इंटरवल के बीच में कैसे होगी, ये क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो हम बता सकते हैं। ओके, ये तो क्वेश्चन में लैंग्वेज में मुझे थोड़ा सा झोल लग रहा है तो मैंने इसको गलत पढ़ लिया, पर जो भी है हम इसको लिख देंगे। देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू क्या है 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। हमसे पूछा है कि वेलोसिटी में क्या चेंज आने वाला है, द टाइम इंटरवल बिटवीन इंस्टेंट द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx चेंजेस हो जाएगा यार यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन का ही मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो कितना चेंज आ जाएगा वेलोसिटी में, हमें पता है डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, जब हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। अच्छा, इसकी वैल्यू 0 कब हो जाती है, जिस वक्त हमारे 1 माइनस टी बाई टी, यानी कि जिस वक्त हमारे स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर हो जाएगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी कैपिटल टी तक हमें जाना है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दो भाई, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करने बैठूंगा, इंटीग्रल आ जाएगा, देखो यहाँ पर, हाँ, एफ नॉट को मैं कॉमन बाहर निकाल देता हूँ, इंटू 1 माइनस 1 बाई टी टी बाई डी सॉरी इंटू डी टी। लिमिट है 0 से लेके कैपिटल टी तक। अब इसमें हमारे पास दो पार्ट है, एक 1 है और एक ये टी बाई टी है।
तो पहले 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एफ नॉट तो बाहर कॉमन आ गया, 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ t से 0 तक, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी t माइनस 0 माइनस t बाई टी का इंटीग्रल कितना होता है, t बाई टी का इंटीग्रल हो जाएगा स्मॉल t का स्क्वायर बाई 2t, तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2t। लिमिट कितनी लगेगी यहाँ पर, 0 से लेकर कैपिटल T तक, तो यहाँ पर लिमिट लगा दोगे तो ये कैपिटल T हो जाएगा यार, इसको हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से, है ना, और फिर ये T से ये T कट जाएगा, तो हमारे पास T माइनस टी बाई 2, तो आंसर आ जाएगा एफ नॉट T माइनस टी बाई 2 में बचेगा क्या, T बाई 2, आंसर आ जाता है एफ नॉट T बाई 2, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से सॉल्व करना, तो यही है इसका। आप एक्चुअली देखोगे ना तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू समय के साथ इस तरीके से कम हो रही है ना, कुछ इनिशियल एक्सेलरेशन था जिसकी वैल्यू है एफ नॉट, फिर t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। हमें एक्चुअली ये वाला एरिया ही पता करना था, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करना था, ये जो एरिया है यही हमारा हो जाता है डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से हमें दिख ही रही है, हाफ इंटू टी इंटू एफ नॉट, ये वाला एरिया ही तो पता करना है, सीधे सीधे हमारा आंसर वैसे भी आ सकता है। तो अगर आप ये देख पाओ कि ये लीनियर वेरिएशन है, जो कि एक्चुअली लीनियर वेरिएशन है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, द डिस्टेंस x में पार्टिकल एक जमाने x की वैल्यू दे रखी है यार, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक छुपी हुई है, क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं है, इसमें गलती करने का स्कोप है। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो वो आ जाता है हमारा 12 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। 40 का डिफ्रेंशिएशन 0, 12t का हो जाएगा सिर्फ 12, 3t क्यूब का हो जाता है 3t स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है। हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने का मतलब इसकी वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी कब 0 हो रही है यार, इसकी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इज 0 एट t इज इक्वल टू कितने पे, देखो t की वैल्यू 2 सेकंड रख के देखो, इसकी वैल्यू 2 सेकंड रखोगे तो ये 0 आ जाता है। और आप देखो ना यार नीट में कितनी सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है, यही वाला आई थिंक दूसरी तीसरी बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और स्टार्ट कब हुआ था, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। हमसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो हमें पता करना है, हमें क्या पता करना है, x इज इक्वल टू 2, उसकी वैल्यू पता करते हैं, वो जाता है 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की क्यूब, तो ये जाता है 40 प्लस 24 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाता है यार, 8, तो 56 मीटर। तो ये यार हमारा आंसर, अगर आप बी मार्क कर देते तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि x एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन कितनी है, पोजीशन आई है ये हमारे पास 56 मीटर। उसका ये मतलब नहीं उसने उतना चला है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ज़रूरी नहीं है ना कि x की वैल्यू 0 थी। तो हम देखते हैं x एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो कहाँ था पार्टिकल। तो यहाँ पे देखो x इसमें डालो t की वैल्यू 0, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x 40 पे था, वो 40 मीटर पे था, तो उसने 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, वो 40 से जा करके 56 पे गया है। तो उसने एक्चुअली जो डिस्टेंस ट्रैवल है, जो हमारा आंसर है, उसकी वैल्यू आ जाती है 56 माइनस 40, यानी कि 16 मीटर, और हमारा आंसर होता है सी। तो ये काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। इस पर x की वैल्यू 0 नहीं है एट t इज इक्वल टू 0, जो अक्सर हमें नीट के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज कुछ रिलेशन दिया, फिर a b अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो पहले तो देखो हमें x की वैल्यू क्या दी है, x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिलेगा। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी विल बी e की पावर एक्स टी समथिंग जो भी है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो ये आ जाएगा माइनस ए अल्फा e की पावर माइनस अल्फा टी। अच्छा कैसे आया, अभी आप बोलोगे दिक्कत हो गई, तो दोबारा देख देखो, a था और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर जो भी होता है माइनस अल्फा टी, उसका तो वही हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फा, प्लस b e की पावर जो भी होती है उसका तो वही होता है बीटा टी, मल्टीप्लाइड बाय बीटा, है ना।
इसको आप देखो, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हमारे सही हो सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा और बीटा है? भाई अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू रखोगे उसके हिसाब से वेलोसिटी आ रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। देखो अल्फा की वैल्यू बीटा रख दो, तो यहाँ पर माइनस में ज़रूर है हमारे पास अल्फा, यहाँ पर कुछ, लेकिन वो सेम नहीं होंगे। आप देखो वो कैंसिल आउट नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर मैं समय की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ, जैसे t की वैल्यू मैं इनफाइनाइट कर दूँ, तो अगर t की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी। तो समय बढ़ता जा रहा है, यानी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। t की वैल्यू ज़ीरो रख दो, तो ये वाली टर्म कुछ 1 हो जाएगी, ये वाली कुछ कांस्टेंट है और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो कुछ एक फाइनाइट वैल्यू से इनफाइनाइट तक हम जा रहे हैं, यानी बढ़ रही है वेलोसिटी, तो ये एक्चुअली हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फंक्शन देख के समझ आना चाहिए किस तरीके का फंक्शन है। ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पर, है ना। ये इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं नीट में, तो कैलकुलस थोड़ी सी आनी चाहिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फंक्शन, वेयर एस इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड। हाँ हमें पता है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों देते हैं। एस की वैल्यू है 3t² प्लस 7t, अच्छा टी क्यूब है, प्लस स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, ऐसे ही सिली मिस्टेक हो जाती है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3 इंटू 3t² प्लस 7 इंटू 2t प्लस 5, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 9t² प्लस 14t प्लस 5। ओके, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 2 18t प्लस 14। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 14, जिसकी वैल्यू आ जाती है 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। A car moving with speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes at least 2 meter। ये इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, 40 किलोमीटर पर आवर से हम जा रहे हैं, जैसे ही ब्रेक लगा देते हैं तो वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाती है। हम मान के चल रहे हैं कि जो ब्रेक लगाते हैं उससे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट रिटार्डेशन उसको बोल सकते हो। लिखा नहीं इसने पर अज्यूम कर लिया। इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा। तो पहली बात तो अलग अलग स्पीड पे चलाओगे तो हो सकता है ब्रेकिंग कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, सब कांस्टेंट मान लिया इसमें। देखो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर और एक इक्वेशन होती है हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं तो फाइनली वेलोसिटी तो हमेशा हमारी ज़ीरो हो जाने वाली है, लेकिन हमें टाइम वाली इक्वेशन भी यूज़ ही नहीं करनी है, तो ये वाली इक्वेशन को हम यूज़ ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन यूज़ करेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में ऑब्वियसली, फाइनली वेलोसिटी हमारी हो जा रही है ज़ीरो, है ना, रुक जा रही है, ब्रेक लगा दे रही। तो हमारे पास जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है और इनिशियल वेलोसिटी, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन आ गया है। a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं u² इज प्रोपोर्शनल, u² बाई s इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं u1² डिवाइडेड बाई s1 इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई s2। u1² कितना था 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40, इस समय हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 था, इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारे पास s जो हमें पता करना है s2। तो यहाँ पे आप देखोगे s2 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर टाइम्स 2 मीटर, यानी कि 4 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर आंसर आ गया। हमने यूनिट कन्वर्जन क्यों नहीं किया, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में थी और हमारा डिस्टेंस मीटर में था, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर डिवीजन में आ रहा है ना, तो आप जो भी कन्वर्जन फैक्टर लगाओगे वो ऊपर भी होगा वो नीचे भी होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर।
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज s इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम t इज इक्वल टू, अरे यार बहुत ही सिंपल है. देखो हमें s की वैल्यू दे रखी है, s इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब. यहाँ से वेलोसिटी निकालो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2at माइनस 3bt स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो आ जाता है 2a माइनस 6bt. अच्छा, किस वक्त हमारा एक्सेलरेशन जीरो जा रहा है हमें यही पता करना है. इसकी वैल्यू जीरो कर दो तो यहाँ पर आ जाता है a इज इक्वल टू 3bt, यानी कि t इज इक्वल टू a अपॉन 3b. आंसर आ जाता है हमारा ये वाला. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. ये काफ़ी interesting question है. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is. कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी और फिर इसके लिए मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर. ये मान लो हमारे पास vt ग्राफ है. तो इनिशियली हमारी वेलोसिटी बढ़ी है इस तरीके से और फिर उसके बाद कुछ मैक्सिमम वैल्यू के बाद कॉन्स्टेंटली रिटार्ड हो गई. यहाँ पर हमारे पास बीटा का रिटार्डेशन था, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा से एक्सिलरेट हुई थी. तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है कुछ इस तरीके से, है ना. और टोटल जो टाइम लगा था वो था हमारे पास t. और हमारे पास इंडिविजुअल टाइम है, उसको मैं बोल सकता हूँ ये वाला मान लो है t1, ये वाला है t2. तो पहले जब हमारी अल्फ़ा से वेलोसिटी बढ़ी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो से लेकर के कितनी हो जाएगी वैल्यू, अल्फ़ा t1, है ना. और अल्फ़ा t1 की वैल्यू कितनी है, ये जो बीटा t2 है उसके बराबर ही होगी बीटा t2. तभी तो हमारी वेलोसिटी फिर से ज़ीरो पे आएगी. नहीं तो अगर ये क्वेश्चन नहीं होगी तो हमारी वेलोसिटी फाइनली ज़ीरो पे नहीं आएगी. बीटा मतलब इस बार पॉजिटिव वैल्यू ले रखी है, उसको मैं नेगेटिव में रिटार्डेशन मान रहा हूँ. तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. नहीं तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फ़ा t1 प्लस बीटा t2 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इसमें बीटा की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी. तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो. मैंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है. ओके, हमें क्या पता करना है, हमारे पास और एक इक्वेशन है. क्या दी गई है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम t. हमें पता करना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है. मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से देखो, यहाँ पर यही वाली है. तो हमें एक्चुअली अल्फ़ा t1 ही पता करना है. अल्फ़ा t1 इज इक्वल टू कितना, तो t1 की वैल्यू हमें रख देनी है t की टर्म्स में. देखो अब इस इक्वेशन के साथ खेलना पड़ेगा हमें, ये वाली के साथ. t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम लिख सकते हैं t2 इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बीटा t1. अल्फ़ा अपॉन बीटा t1 इज इक्वल टू t. यहाँ से हमारे पास t1 की वैल्यू आ जाती है t डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा. या फिर मैं लिख सकता हूँ t1 इज इक्वल टू बीटा t अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा. और यही वैल्यू को मुझे यहाँ पर रख देना है. तो अल्फ़ा t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा t अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा. और यही तो है हमारा आंसर, जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पूछी गई थी, ये वाली वैल्यू. तो कहाँ है हमारा आंसर, ये d दिख रहा है मुझे, d हमारा आंसर आ गया है. क्या इसको हम स्मार्ट गेसिंग से या डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं. देखो डायमेंशनल एनालिसिस से ये वाला ऑप्शन तो हमारा हट जाएगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता. ऊपर अल्फ़ा का स्क्वायर है, नीचे भी अल्फ़ा बीटा वाली टर्म है, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है. इसको हटाओ, ये आंसर हो ही नहीं सकता. ये आ जा रहा है, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है. हमारे पास डायमेंशनली ही एक ऑप्शन आता है. या फिर आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो यार, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 रख दो, क्या आंसर आता है. तो 1 रख दोगे तो आएगा कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो. ओके, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट. तो यार देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. तो यहाँ पे अभी बढ़ ही रहा था, स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई होगी. यहाँ पे फिर स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव रही होगी. यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पर पोजीशन देखो, समय में आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी पोजीशन कम होती जा रही है. पहले यहाँ था, फिर वो यहाँ आ गया, इस तरफ आ रहा है, वापस उल्टा आ रहा है. तो यहाँ पर ई पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो हमारा आंसर हो जाता है डी. इसमें तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं.
A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equal to 6 the velocity when acceleration is 0. अरे यार ऐसे सवाल कर करके थक गए हैं, नीट में कितने पूछे जा रहे हैं. देखो वेलोसिटी हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 3t स्क्वेयर माइनस 12t प्लस 3, ये हमारी वेलोसिटी हो गई. एक्सेलरेशन के लिए इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो जाएगा 6t माइनस 12 एंड a is equal to 0 when t is equal to 2 second. ठीक है, a is equal to 0 at t is equal to 2 second. देख लो आप, तो हमसे क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि t की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पे रख दो v at 2 is equal to 3 into 2 square minus 12 into 2 plus 3. इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 12 माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24 प्लस 3, तो ये आ जाता है माइनस 12 प्लस 3 यानी कि माइनस 9 मीटर पर सेकेंड. हाँ, आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लिया हमने. A body starts from rest. What is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and the 3rd second? यार ये है, सॉल्व कर सकते हो आप इसको, लेकिन गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स उसका सवाल है. देखो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, उसमें होता क्या है, हमारे पास मान लो कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उसमें अलग अलग फिक्स टाइम इंटरवल्स लोगे, तो उसमें हमारे पास ऐसे बोल सकते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड में हमारे पास मान लो x डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो सेकेंड पीरियड में हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ऑड नंबर्स, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है. तो और यहाँ पर ऑड नंबर लगा दो आप, 3x, यहाँ पे ये 1x है ना. थर्ड सेकेंड में हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, वो हो जाएगा 5x. फोर्थ सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा, 7x. फिफ्थ सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो जाएगा, 9x. तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑड नंबर्स लिखते जा रहे हैं. इस तरीके से हमारी चीज़ें काम करती हैं. ओके, हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड द 3rd सेकेंड. हमसे पूछा है S4 बाई S3. 4th सेकेंड में देखो हम कितना चले, 4th सेकेंड में हम 7x चले, 7x डिवाइडेड बाई 3rd सेकेंड में हम कितना चले हैं, 5x. तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो 5x, x कट गया, रेशियो आ जाता है हमारा 7/5. आंसर इज ए. अब मान लो आपको गैलीलियोस लॉ पता ही नहीं है, तो उस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है यार. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो u की वैल्यू तो 0 थी, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई हाफ ए टी स्क्वायर. तो हमें 4th सेकेंड में जो रेशियो है ना, S4 बाय S3 पता करना है. 4th सेकेंड में यानी कि 3rd सेकेंड शुरू, 3rd सेकेंड से लेकर 4th सेकेंड तक, तो इसको मैं लिख दूंगा हाफ ए 4 स्क्वायर माइनस हाफ ए 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हाफ ए 3 स्क्वायर माइनस हाफ ए 2 स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड से 3rd सेकेंड तक, सेकेंड तक और 3rd दोनों की पोजीशन में डिफरेंस. तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये सारे के सारे कट जाएंगे. हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी आ जाती है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, और 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 की वैल्यू होती है 5. फिर से हमारा आंसर आता है 7/5. तो ये आपको पता होना चाहिए. गैलीलियोस लॉ पे एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे. दोबारा देखते हैं आगे और ऐसे क्वेश्चन है. कहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन 1 डायमेंशन. तो कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पे समय चल रहा है, वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ये हो सकता है. यहाँ पर किसी भी टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पर हमारे पास 2 वेलोसिटी की वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करता. ये हमारा आंसर आ जाता है, और ये भी सही है, ये भी ओके. इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं. आंसर इज बी. What will be the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th second of its journey? फिर से अगेन गैलीलियोज लॉ है. देखो फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास x डिस्टेंस मान लो ट्रैवल होता है, सेकंड में हमारे पास 3x होगा, 3rd सेकंड में हमारे पास 5x हो जाएगा, 4th सेकंड में हमारे पास 7x होगा, 5th सेकंड में हमारे पास 9x होगा, 6th सेकंड में हमारे पास 11x होगा. इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस आते हैं. हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस मूव्ड का रेशियो ऑफ ए फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th एंड 5th सेकेंड. तो हमसे पूछा है S4 बाय S5. ठीक है,
तो S4/S5 की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 में हो जाता है 7x डिवाइडेड बाई 5 में हो जाता है 9x। इसको आप देखो 7/9, तो हमारा आंसर जाता है बी। बहुत ही सिंपल था। ऐसे और क्वेश्चन आए गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स पे, देखो A stone falls freely under gravity. It covers distance h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and third और भी नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो इस बार अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एक सेकंड के इंटरवल ले रहे थे, लेकिन एक सेकंड कोई खास ऐसी चीज़ तो है नहीं। एक सेकंड के क्या आप 2-2 सेकंड के इंटरवल ले लो या 5-5 सेकंड के इंटरवल ले लो। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स वैसे ही काम करेगा। आप चाहो तो उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अगेन हम जानते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास मान लो x डिस्टेंस ट्रैवल होता है, तो सेकेंड इंटरवल में हमारे पास 3x होगा, थर्ड इंटरवल में हमारे पास 5x डिस्टेंस ट्रैवल होगा। फर्स्ट इंटरवल को वो h1 बोला उन्होंने, सेकंड को बोला है h2 और थर्ड को बोला है h3। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो x इज इक्वल टू h1, x इज ऑल्सो इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई 3 एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू h3 डिवाइडेड बाई 5। तो हम लिख सकते हैं h1 इज इक्वल टू h2 बाई 3 प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू h3 डिवाइडेड बाई 5, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और एक इसका क्वेश्चन पूछा गया था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो पानी टिप 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 ऐसे गिर रहा है। तो हर जो ड्रॉप गिर रही है उसके बीच में हमारे पास फिक्स टाइम इंटरवल है, वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 5 सेकेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। ठीक है, हाउ फॉर अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो इसको आप अगर सॉल्व करने जाओगे इक्वेशन बना के, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर से आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। उसके लिए हम पहले यहाँ पर एक नल बना देते हैं इस तरीके से, कोई इसको थोड़ा सा खुला छोड़ के, यहाँ से देखो थर्ड ड्रॉप निकली है, दिस इज आवर थर्ड ड्रॉप, और यहाँ कहीं पे हमारी सेकेंड ड्रॉप होगी, है ना, और यहाँ कहीं नीचे इस वक्त हमारी फर्स्ट ड्रॉप आ चुकी है ग्राउंड पे। ठीक, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना दे रखा है, 5 मीटर। बहुत ही सिंपल। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, सेकेंड ड्रॉप को निकले हुए कितना टाइम हो चुका है, अभी 1 सेकेंड हुआ है, या एक टाइम इंटरवल हुआ है, सेकेंड नहीं बोला है, रेगुलर इंटरवल है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये हो जाता है, अरे यार, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से x। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रॉप का जो भी एक्सेलरेशन है वही इस ड्रॉप का एक्सेलरेशन है। तो पहले सेकंड में या पहले इंटरवल में x डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो उतने ही इंटरवल में नेक्स्ट इंटरवल में हमारे पास 3x डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा। या फिर अगर हमारे पास मान लो और भी नीचे कोई ड्रॉप होती, तो उसके लिए सेम इंटरवल में 5x डिस्टेंस वो नीचे ट्रैवल कर रही होती, अगर हम एयर डिस्टेंस को ऑब्वियसली इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर हम देखो क्या देखते हैं, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 5 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/4 यानी कि 1.25 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो ये वाली कितनी ऊपर है, ये 3x है, तो इसको आप 3x की वैल्यू क्या जाती है, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1.25 विच इज इक्वल टू 3.75 मीटर। ये बड़ी आसानी से हो गया। नहीं तो अगर आप इसको वो इक्वेशन लगाओगे ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सबसे करने जाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर पता होना चाहिए कि हर इक्वल इंटरवल की अगर हम बात करें तो ऑड फैक्टर्स में डिस्टेंस ट्रैवल होता है। क्या होता है, 1x, 3x, 5x, 7x, 9x, 11x, 13x, और जगह होती तो मैं और लिखता चला जाता। आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखो। अ कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 and 40 km. The velocity of the car midway between P and Q is. इसको भी हम बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास एक पॉइंट है P, दूसरा हमारे पास एक पॉइंट है Q। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी इस तरफ कितनी थी, 30। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है 40। हमसे पूछा है कि इनके मिड वे पर, है ना, एकदम बीचों बीच वेलोसिटी कितनी होगी।
तो अगर हम एकदम ही बेवकूफ़ी कर देंगे तो हमें सीधे सीधे बोल देंगे अच्छा मिडवे पे है, मिडवे पे हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 30 + 40/2 यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर, और हम डी मार्क कर देंगे, जो कि गलत आंसर है। मिडवे पे 35 किलोमीटर नहीं होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है टी, तो एट टी इज इक्वल टू T/2 उस समय पर हमारी वेलोसिटी 35 होती। ठीक है। अच्छा, और एक बात बताओ, अगर यहाँ पर वेलोसिटी 35 नहीं है तो क्या 35 से ज़्यादा होगी या कम होगी? ये भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? देखो, हम इस तरफ जाते जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मान लो यहाँ से यहाँ जाने में हमें 10 सेकंड का टाइम लगता है, तो कुछ पहले 5 सेकंड होंगे हमारे और कुछ बाद के 5 सेकंड होंगे। तो पहले 5 सेकंड में हमारी वेलोसिटी कम थी, बाद के 5 सेकंड में हमारी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने बाद के 5 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है। तो इस जगह पे या इस जगह पे इधर कहीं पे हमारी वेलोसिटी 35 रही होगी, यहाँ कहीं पे हमारी वेलोसिटी 35 मीटर या किलोमीटर जो भी है वो रही होगी इस डायरेक्शन में। तो मिडवे पर हम जानते हैं कि हमारी वेलोसिटी 35 से ज़्यादा है। यहाँ पे 35 से ज़्यादा ऑप्शन कितने दिख रहे हैं हमें? सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, सी, तो मैं इसको सीधे के सीधे मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करोगे। ओके, हमारे पास इक्वेशन है v² = u² + 2as। a की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं हमारा जो टोटल डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है हमारे s मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे 40² - 30² डिवाइडेड बाई 2s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, 700 डिवाइडेड बाई 2s। ओके, अब हमें यहाँ पर पता करना है कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे v² = u²। की वैल्यू कितनी है, 30² + 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 700 डिवाइडेड बाई 2s, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस था, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा s/2। यहाँ लिख दीजिए s/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v² की वैल्यू आ जाती है, v² मतलब इस जगह पे जो हमारी v है उसकी वैल्यू हो जाएगी 330 का स्क्वायर यानी कि 900 प्लस 700, ये s से s कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 350। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1250। 1250 है हमारा v²। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1250, और उसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लो यार इसको। तो ये आ जाता है हमारा 25√2। ठीक है, ये 6, ये है ना 625 × 2, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 25√2। अगेन हमारा आंसर आ गया सी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें शायद 2 ही सवाल पूछे अभी तक। अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। स्कूटरिस्ट विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम स्कूटरिस्ट, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट टू चेज द बस। हमारे पास एक बस है और यहाँ पर हमारे पास स्कूटरिस्ट है। बस हमारी इस तरफ जा रही है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर है ना, 1000 मीटर। अब इसकी इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगी जिसको मैं v बोल देता हूँ। अब इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो थोड़ी देर में ये इधर आएगा तो ये भी आगे जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो ये इसको ओवरटेक कर पाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, है ना, बस में बैठ के देख रहे हैं, इनटू टाइम टी, कितने 100 सेकंड में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना है, 1 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल। यहाँ पर ये कट जाएगा, हमारे पास बचता है यहाँ पे सिर्फ 10। तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस शुड बी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बस तो खुद 10 मीटर से इधर चल रही है, बस के रिलेटिव भी वो और 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो देखना चाहिए, यानी कि इसकी वेलोसिटी एक्चुअली 20 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। या फिर मैथमेटिकली करना आपको ट्रेडिशनल वे में, लिखिए वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आ जाता है वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट इज इक्वल टू 10 प्लस वी, जिसकी वी बस की वैल्यू भी है 10, तो यह आ जाता है 20। आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train of 150 meter length is going towards north direction at a speed of 10 meter per second.
ऊपर से तोता आ रहा है, अरे पहले इसको नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी ट्रेन चलाओ भाई। ये ट्रेन जा रही है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी लाइन कितनी है 150 मीटर। ऊपर से तोता आ रहा है टुवर्ड्स साउथ, इस तरफ पैरेट आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो अब ट्रेन इधर जा रही है, पैरेट इधर आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पैरेट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैरेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, नीचे की डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो ये था 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, अब ऊपर की तरफ हो गई है तो ये हो जाएगी -10, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन, डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, तो हमारे पास आ जाता है टाइम इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई स्पीड, कौन सी vp/t, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 15, जिसकी वैल्यू हो जाती है, क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है 10 सेकेंड। आंसर आ गया हमारा डी, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट सेगमेंट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में फ्री फॉल में जो भी होती है, तो हमारे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही रहेगा हमेशा की तरह, लेकिन उसकी वैल्यू हो जाएगी जी के बराबर, और कैलकुलेशन आसान रखने के लिए वो भी हमारा हो जाता है 10। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ पर पहले एक टावर जैसा ऐसा बना लो कुछ, यहाँ पे हमारा ग्राउंड है और यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी है 80 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी थी 20 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। देखो सारे नीचे की तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, है ना, सारी वैल्यूज, ये भी नीचे की तरफ थी, ये भी नीचे की तरफ थी, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है जिसकी वैल्यू है 10। 2 × 10 × s हमें पता करना। देखो यहाँ से आ जाएगा सीधे सीधे 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 886400 माइनस 400 इज इक्वल टू 20s, यानी कि 6000 इज इक्वल टू 20s। ये कट गया, ये आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू 300 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है 300 मीटर। तो हमारे टावर की हाइट कितनी हो जाती है 300 मीटर। बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलछे, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ से इसने बॉल को टपका दिया है ना। इस बार हमारी हाइट थी कितनी 20 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। u की वैल्यू इनिशियली 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो v² की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10, s डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर का, तो v इज इक्वल टू √400 विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। या आप इसको सीधे भी कर सकते थे, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √2gh। जब किसी हाइट h से नीचे कुछ चीज़ गिराते हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू है 20। तो यहाँ से भी हमारे पास सेम 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20b, इसको मार्क कर देते हैं हम। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. What is the value of v? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें देखो कुछ अलग हो रही है चीज़। फिर से हमारे पास ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक बॉल को हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो वो नीचे जाएगी इस तरीके से, नीचे आती जाएगी, कहीं तो नीचे आ रही होगी तो ओके। फिर उसके 6 सेकंड बाद हमने दूसरी बॉल को फेंका, वो भी नीचे आएगी इस तरीके, उसको फेंका तो इस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी, क्या दे रखी, v दे रखा है यार, v। यहाँ पर इसकी u इज इक्वल टू 0 थी, ओके। इस वाली बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको 18 सेकंड चलने को मिला है, ये 6 सेकंड बाद चली थी, यानी इसको 12 सेकंड चलने को मिला हो। तो ये वाली ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है सिर्फ 12 सेकंड इसको चलने मिला था, 12 सेकंड। इस वाली को 18 सेकंड चलने को मिला था सेकंड। तो दोनों केसेस में हमारा डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि ये नीचे आकर के आपस में मिल रहे हैं ना, तो जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना इसने ट्रैवल किया होगा, तभी तो मिलेंगे। तो हम लिख देंगे S1
इज इक्वल टू S2। S1 की वैल्यू कितनी है ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, और S2 की वैल्यू भी हो जाएगी ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला है ये। तो हमारे इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और t की वैल्यू है 18। इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है v और t की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 12। तो इसको रख के वैल्यू सॉल्व करो तो यह आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ही लेनी है ना, टी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर। यहाँ से v इंटू 12 v की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a माइनस बी 18 माइनस 12 इंटू ए प्लस बी 18 प्लस 12। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 18 माइनस 12 हो जाता है 6, 18 प्लस 12 हो जाता है 30, ये यहाँ से हो जाएगा 2 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 15, 15 इंटू 5 उसकी वैल्यू होती है 75 मीटर पर सेकेंड, और हमारा आंसर आ जाता है ए। तो सिंपल ही था। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। ग्रेविटी फ्री, तो ग्रेविटेशनल फॉल में क्यों है ये क्वेश्चन। ही थ्रोज अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड्स विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी। यार ये ना क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है, ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास और हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन या इस तरह की चीज़ों वाला है। ओके, तो देखो इसमें हो क्या रहा है। हमारे पास यहाँ पर इंसान था, इंसान ने एक बॉल को नीचे फेंका, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड, जिसका मास था 0.5 kg और उसका खुद का मास था 50 kg। ठीक है, अगर उसने नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंका है तो खुद भी वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा रिकॉइल हो जाएगा, और उसकी वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं। उसकी वेलोसिटी ऊपर क्या हो जाएगी, देखो मास का जो रेशियो है ना, ठीक है, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो m1 क्या है 50 इंटू v1 हमें पता करना है उस इंसान का। m2 की वैल्यू कितनी है 0.5, v2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाती है 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.02 मीटर पर सेकेंड से इंसान 0.02 मीटर पर सेकेंड से इंसान अब ऊपर जाने लग जाएगा। फिर हमसे क्या बोला है, व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर। अच्छा, स्टोन यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं पे फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास फ्लोर है। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है इसीलिए इंसान ऊपर जा रहा है, नहीं तो इंसान भी नीचे धड़ाम से गिर जाता है। और ग्रेविटी फ्री है तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ये डिस्टेंस कितना है हमारा 10 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा उसको नीचे आने में, बॉल वो पत्थर को नीचे टकराने में। टाइम की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में वो इंसान ऊपर कितना चला गया होगा, वो इंसान ऊपर चला जाएगा v1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 5 यानी कि 0.02 इंटू 5 0.1 मीटर वो ऊपर चला जाएगा। इनिशियली वो कितना ऊपर था, पहले ही था वो यहाँ से 10 मीटर के ऊपर, उसके बाद 0.1 मीटर और ऊपर चला गया, तो फाइनली उसका कितना हो जाएगा पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू 10 यहाँ से यहाँ तक जितना भी था प्लस 0.1 यानी कि 10 प्लस 0.1 यानी कि 10.1 मीटर। आंसर है हमारा बी। 2 bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from heights of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is, देखो घुमाया जा रहा है, हमको मास से फर्क नहीं पड़ता है। हमें गैलीली ने बताया था, वो पीसा के लीनिंग टावर से ना पत्थर और पंख करते रहते थे यार कि फर्क नहीं पड़ता कितनी भारी ऑब्जेक्ट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का सेम होता है ना। तो और सबको आपने क्योंकि वहाँ से ड्रॉप किया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आप सबकी 0 कर दे रहे हो, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि S इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ T इज प्रोपोर्शनल टू रूट S। हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम
टू रीच ग्राउंड, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन, यहाँ पे देखना, ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़, टाइम टेकन बाय ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी, ये हमें पता करना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए का अंडर रूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बी। डिस्टेंस ऑफ ए कितना है, 16, क्या आ जाएगा 16/25 यानी कि 4/5, आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगर आप TB/TA कर दोगे तो आपका आंसर 5/4 आ जाएगा, वो भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान देना होता है, ये वाली गलती ना हो जाए, है ना। 5/4 भी आ सकता था अगर आप जल्दी जल्दी आंसर करोगे। बाकी तो आई डोंट थिंक ये आंसर कैसे ला रहे हैं लोग, ला रहे होंगे कुछ कुछ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ से हमने बॉल को फेंका, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी u, हमें नहीं पता, फिर उसके बाद वो हाफ डिस्टेंस पे गई और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद वो और आगे जाएगी, कितना आगे जाएगी, इतना ही आगे जाएगी। देखो अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा x था तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा x है। हमको क्या पता करना है, हाउ हाई डज द बॉल राइज, बॉल टोटल कितना ऊपर गई, 2x हमें पता करना है। तो कैसे पता करोगे, क्या पहले मैं ये u पता करूँ, हमें ये u पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो यहाँ से देखो, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है v = 0। तो हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है v² = u² + 2as। v² फाइनली 0 हो गया, u² ऊपर की तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो मैं, या नेगेटिव, कुछ भी करो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। u² की वैल्यू कितनी है, 100, प्लस नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो 2 × g की वैल्यू कितनी है, 10, माइनस में ले दो इसको क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है पॉजिटिव में, तो वो हो जाएगा हमारा x, है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 5 मीटर। तो ये x की वैल्यू आ जाती है 5 मीटर, हमसे पूछा है 2x, है ना। तो अभी देखते ही 5 आते ही इसको मत मार्क कर देना, हमें 2x पता करना है। तो हमारा आंसर हो जाता है A, 2x = 10 मीटर। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखते हैं। If a ball is thrown vertically upwards with a speed u, the distance covered during the last t seconds of its ascent is बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो फिर से वही पहले जैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ बॉल को फेंक दिया u वेलोसिटी से, ठीक है, हमें नहीं पता u कितना है। अब बॉल जाएगी ऊपर, जाएगी 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 जाएगी, कहीं पे जाकर के फाइनली वो रुक जाएगी। लेकिन हमको पूछा है कि यहाँ से, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको t सेकंड लगते हैं, तो इन लास्ट के 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें पता करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है यार। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है s = ut + ½ a t², और हमारे पास और एक फॉर्मूला होता है vt - ½ a t²। फाइनली हमारी पोजीशन, फाइनली हमारी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो इसको आ जाएगा 0, और s की वैल्यू आ जाएगी s = -½ और एक्सेलरेशन इस बार नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ, तो हमारे पास -10 उसकी वैल्यू है, या फिर g लिख दो उसको -g × t², तो ये आ जाएगा gt²/2, gt²/2, c हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है हमारा आंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप इसको ऐसे देखो ना, यहाँ से बॉल ऊपर गई, फिर वो वहाँ रुकी थोड़ी रहेगी, वो फिर नीचे आएगी। तो इसको यहाँ से ऊपर जाने में अगर t सेकंड लगे हैं, है ना, तो उसको वहाँ से नीचे आने में भी t सेकंड ही लगेंगे। अब ये यहाँ से नीचे आ रही है तो हम ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ½ gt², सीधे आ गया हमारा आंसर। अब ये यहाँ से नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी फिर से ही हो जाएगी, वो कितनी भी हो जाए उससे हमें क्या लेना देना है, ठीक है, वो नीचे 500 किलोमीटर नीचे भी चली जाए, हमारे काम का तो बस ये वाला पार्ट। तो इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड इन वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अनदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, हर 2 सेकेंड में वो बॉल फेंक रहा है।
What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? तो देखो हम यहाँ से एक बॉल फेंकते हैं, ऐसे जाती है ऊपर और थोड़ी देर में वो आएगी और फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है, और उसके नीचे ज़मीन को टच करने से पहले उसको दूसरी बॉल ऊपर फेंक देनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस बॉल को 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगना चाहिए। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ देखो कि इसको 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगना चाहिए, लेकिन कितना ज़्यादा, 0.00001 सेकंड भी ज़्यादा हो जाएगा तो चल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, 2 सेकंड के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, हमें लिखना है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, यहाँ से वापस यहीं आ गई तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी दी थी वो हमें पता करनी है, टाइम कितना लगना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ आएगा सब -9.8 है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है हमारा, तभी तो ये u की वैल्यू पॉजिटिव लिया हमने यहाँ पे, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इंटू T², 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी u की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर आनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर u की वैल्यू इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो हमारे पास 2 बॉल्स हवा में रह जाएंगी और इसलिए हमारा आंसर हो जाता है एटलीस्ट ये वाला, तो हमारा आंसर इज C इज आवर आंसर। If a ball is thrown vertically upward with a velocity of 40 meter per second, then the velocity of ball after 2 seconds will be। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्या क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू U प्लस AT, वेलोसिटी हमें पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 तो उसको मैं -10 लिखूंगा, टाइम है 2 तो यहाँ से आ जाएगा 40 - 20 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इससे इजी सवाल कुछ नहीं हो सकता, ये तो आई थिंक 8-9 क्लास में भी आ जाते हैं। A body is thrown vertically upward from the ground. It reaches a maximum height of 20 meter in 5 seconds. After what time it will reach the ground from its maximum height position? पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है यार, यहाँ से अगर मैंने किसी चीज़ को फेंका ऊपर, मैक्सिमम हाइट पहुँचने में अगर उसे 5 सेकंड लगते हैं तो उसको फिर से नीचे आने में भी 5 सेकंड ही लगेंगे और इसका आंसर सीधे सीधे 5 हो जाता है। तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन रिलीज विद 0 वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज, बहुत ही सिंपल है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पर हमारे पास ऐसे टावर था, यहाँ से हमने छोड़ दिया इसको और यहाँ पर पहुँचा है वो 4 सेकंड में, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, S की वैल्यू हो जाती है हाफ इंटू G की वैल्यू है 10 इंटू T² की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, यानी कि 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 80 मीटर। आंसर इज C। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 different objects of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along 3 different frictionless paths. The speeds of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio of, ये यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग पाथ है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन छोड़ो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ये है हमारा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर का, लेकिन गलत है दे देंगे। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे आ रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है, तीसरी ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है, और सेम हाइट लेवल पर जब वो आते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली जो इक्वेशन यूज़ होगी वो होगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि m से m कट जाता है और v की वैल्यू आ जाती है √2gh। फ़र्क नहीं पड़ता मास क्या था, ठीक है, तीनों को सेम हाइट से गिराया, फ्रिक्शनलेस पाथ है तो सबकी वेलोसिटी वहाँ पे सेम आने वाली है, तो आंसर हो जाएगा, उनका रेशियो भी आ जाएगा 1:1:1, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसी के साथ हम आ गए हमारे लास्ट सवाल पे। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज, हाँ बहुत ही सिंपल है यार ये क्वेश्चन, सिंपल उतना तो नहीं है। चलो मान लो हमारे पास ये टावर है ना, और 40 मीटर 40 मीटर लास्ट के में उसने लिया है 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ आने में।
इसको कैसे अप्रोच किया जाए? बहुत ही सिंपल है। देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ आने में मान लो कुछ टाइम लगा था t, यहाँ से यहाँ आने में लगा था हमारे पास टाइम t, और यहाँ से यहाँ आने में हमारे पास लगा है टाइम 2 सेकेंड। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाली जो हाइट है इसको मैं बोल देता हूँ h। h की वैल्यू हो जाएगी हाफ g t स्क्वायर, जितना भी ऊपर से वो नीचे गिरा है, राइट। और दूसरी मेरे पास इक्वेशन हो जाती है h प्लस 40 इज इक्वल टू हाफ g t प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा h प्लस 40 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ g t स्क्वायर प्लस हाफ g इंटू 4 प्लस हाफ g इंटू 4t। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 कर देता हूँ मैं, तो हमारे पास आ जाएगा इस तरफ 40 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचता है हाफ इंटू जी इंटू 4 प्लस हाफ इंटू जी इंटू 4t। 4 से ये कट गया 10, g की वैल्यू है 10, तो ये 10 से 10 कट गया, और हमारे पास देखो वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर आ जाता है 1 इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इंटू टी। तो यहाँ पर एक्चुअली t की वैल्यू आ जाती है 1 सेकेंड। हमें पता क्या करना है, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो मैं पहले h पता कर लेता हूँ। h की वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से t की वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है, देखो h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 5 मीटर। ओके, h की वैल्यू है 5 मीटर, ये था हमारे पास 40 मीटर, तो टोटल हमारी हाइट कितनी हो जाती है 45 मीटर। हमारा आंसर हो जाता है B, हमारे पास B। इसके साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जितने भी क्वेश्चन आज तक नीट में पूछे गए हैं पिछले 33 ईयर्स में, सारे के सारे हमने कर लिए। इस सीरीज़ के PYQ सीरीज़ के सारे आप वीडियोस देख लो यार, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पता चल जाएगा आपको नीट में किस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से रिपीट होते हैं क्या पता इस बार फिर से रिपीट हो जाए। प्लीज़ सारे के सारे वीडियोस देखो, और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो आ जाओ मेरी लाइव क्लासेस में, जो होती हैं bit.ly/bomb physics पे। कहाँ पे होती है? bit.ly/bomb physics पे आप जाकर के चेक कर सकते हो। फिजिक्स एंड गेम यूट्यूब पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको एकदम प्लस कंटेंट मिलता है, कलरफुल नोट्स मिलते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 4K वीडियोस हैं यार, तो आओ थोड़ा मस्ती करते हैं, मचाते हैं। और येस ऑफ कोर्स आपको अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो लाइव में, और बहुत सारे नए बैचेस हर हफ्ते लॉन्च होते रहते हैं। वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे टेस्ट और क्विज दे सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फॉलो नीट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।